कि मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का एक मेथड है। इसमें बेसिकली क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी एक्सपोजेस फोटोग्राफिक इमल्शंस, और इसी को ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। सो ऑटो रेडियोग्राफी is the bioanalytical technique used to visualize the distribution of radioactive labeled substances with radioisotope in biological samples. बायोलॉजी में इसका यूज हो रहा है इस तरीके से कि रेडियो एक्टिविटी अगर हमने किसी बायोलॉजी के सिस्टम में दी है, बायोलॉजिकल सैंपल में दी है, तो वो अपने आप को उस टिश्यू में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, it is a method by which radioactive material can be localized within a particular tissue, cell organelles or even biomolecules. कहीं पे भी हमने इसको डाला है तो वो क्या कहाँ पे जाके रुका है, वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका पाथ क्या है, वो कैसे जा रहा है आगे और कैसे अपने आप को डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसको फॉलो किया जा सकता है इस मेथड से। It is a very sensitive technique and is being used in a wide variety of biological experiments. Autoradiography, although used to locate radioactive substances, it can also used for quantitative estimations by using densitometer. तो डेंसिटी के मेजरमेंट्स को डेंसिटोमीटर से मेजर किया जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि क्या मेथड है और कैसे डेवलप करते हैं हम ये ऑटो रेडियोग्राम, और उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि डेंसिटो उसकी जहाँ पे भी वो एक मार्किंग आती है या स्पॉट आता है, वो थिक डेंस होता है या थिन होता है, और लाइट के हिसाब से बताएं तो लाइट होता है या डार्क होता है, तो उसकी डेंसिटी वहां पे क्या है ये पता की जा सकती है डेंसिटोमीटर से। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें। अगेन ऑटो रेडियोग्राफी एक्सीडेंटली पता चला था इन 1867, जबकि इमल्शंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड आयोडाइड was exposed by uranium salts by Nips de Saint Victor। फिर उसके बाद उसका फर्स्ट यूज 1924 में बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में किया गया और ऑटो रेडियोग्राफी का स्टार्ट हुआ उस समय से। और इसमें क्या किया गया था, पोलोनियम को बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहां पे दिया गया था और उससे फॉलो किया गया था। The development of autoradiography as a biological technique really started to happen after World War II with the development of photographic emulsions and then stripping made of silver halide. Ultimately emulsion में silver halide जब यूज होने लगा तब से ये ऑटो रेडियोग्राफी ज्यादा यूज की गई। Radioactivity is now no longer the property of few rare elements of minor biological interest, such as radium, thorium, or uranium, as now any biological compound can be labeled with a radioactive isotope, opening up many possibilities in the study of living systems. Radioactive isotopes को अब बहुत से कंपाउंड्स में लगाया जाता है और उससे लिविंग सिस्टम्स में डिफरेंट पाथ को या मेटाबॉलिज्म को फॉलो किया जाता है। फिर भी मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा सेटअप चाहिए होता है कि रेडियो एक्टिविटी लीक नहीं हो, हम एक्सपोज नहीं हो। सेंसिटिव बहुत है, बहुत अच्छा डिटेक्शन होता है जिस भी चीज को हम डिटेक्ट करना चाहें, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज हमें चाहिए होती हैं। नाउ अब इसका प्रिंसिपल क्या है? Autoradiography is based upon the ability of radioactive substance to expose the photographic film by ionizing it. कल भी हमने देखा था रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एटम्स को आयनाइज करने की कैपेसिटी रखता है। तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस
फोटोग्राफिक फिल्म में प्रेजेंट एटम्स को आयनाइज करती है. In this technique, a radioactive substance is put in direct contact with a thick layer of photographic emulsion. ये thickness है 5 to 50 millimeters, having gelatin substance and silver halide crystals. This emulsion differs from standard photographic film in terms of having high ratio of silver halide to gelatin and a small size of grain. It is then left in dark for several days for proper exposure. The silver halide crystals are exposed to the radiation which chemically converts silver halide into metallic silver, giving a dark colored band. एक्सपोजर के बाद सिल्वर हेलाइड में से सिल्वर निकल आता है, मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है और वो डार्क कलर दे देता है अगेंस्ट द बैकग्राउंड. जो भी बैकग्राउंड कलर है, वो बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक ही होता है, लेकिन ये ग्रेइश सा होता है, उसमें ये डार्क कलर का, ब्लैक कलर का स्पॉट बना देता है जहां पे भी अल्फा बीटा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं. द रिजल्टिंग रेडियोग्राफी is viewed by, it can be viewed by electron microscope, pre-flash screen, intensifying screen, electrophoresis, digital scanners, etc. उसको डिटेक्ट करने के बहुत ढेर सारे मेथड्स हैं और बहुत दिनों बाद, अगर बहुत दिनों के लिए हम रेडियो एक्टिविटी और फोटोग्राफिक फिल्म को एक साथ फ्रीजर में छोड़ देते हैं, डीप फ्रीजर में छोड़ देते हैं, तो हमको वो डायरेक्टली, मतलब नेकेड आई से भी हम वो स्पॉट देख सकते हैं, वो दिखता है हमें. दिस इज द प्रिंसिपल. अब इसमें जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है वो हम आपको बाद में फिर से दिखाएंगे फिगर्स में. अभी जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी को, दैट इज energy of emitter. Higher the energy, longer is the track length, and so it's difficult to localize the point in the low density region of some track. Track माने जिस डायरेक्शन में ये एक्सपोजर हो रहा है. Therefore, weak beta emitting isotopes, ट्रीशियम है, कार्बन 14 है, sulfur 35 are most suitable because the energy of radiation is in between gamma and alpha radiations. Distance and thickness of the sample also affects this development of dark spot. That is, if either the sample is very thick or the sample is far away from the emulsion film, then it will be difficult to develop a auto radiogram, or it will take long time, week का time, month का time, कितने दिन के लिए expose करना पड़ेगा अगर sample और photographic film एक दूसरे के एकदम आसपास नहीं रखी गई है, तो time भी लगेगा और difficult भी होगा. Then resolution will be lost. Resolution आप लोग समझते हैं? Hello, resolution समझते हैं? Yes, ma'am. Resolution क्या होता है, अच्छा बताओ. मैम किसी इमेज की पावर या फिर उसको वो बोल सकते हैं कितना रेजोल्यूटेड है वो, पिक्सल में उसको अपन गिनते हैं या फिर उसका वो कितनी बड़ी है, मतलब वो साइज में रेजोल्यूट कर सकती है. नहीं, रेजोल्यूशन का मतलब होता है अगर आप अपनी 2 फिंगर्स को, 1 मिनट में आपको कोई भी चीज छोटी है तो उसको हम मैग्नीफाई अलग होता है. मैग्नीफाई बेटा अलग होता है. मैग्नीफाई रुक जाओ, मैं तो दो चीज जो है उसके बीच में अपन डिफरेंस नहीं मतलब पता कर पाते कि बहुत जो मतलब जो बहुत ही पास है, जो सब्सटेंसेस है उनके बीच में हम नहीं पता कर सकते हैं. जैसे हाँ, कि ये जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये 2 एकदम क्लोजली रखी हुई चीजें हैं और ये नंबर में 2 हैं. इनके बीच में थोड़ी सी जगह भी है,
तो हमारी आंखें या लेंस या माइक्रोस्कोप जब तक इन दोनों को अलग अलग नहीं बताता है, अगर अलग अलग बता लेता है तो वो उसका रेजोल्यूशन है। ये एक्चुअली दो अलग चीजें हैं जो पास में रखी गई हैं। इसका इसमें शायद इसकी डेफिनेशन अलग हो गया आई गेस। हाँ, मैग्नीफाई माने कि बड़ा करना, और रेजोल्यूशन का मतलब है दो जुड़ी हुई चीजों को वो अलग अलग देख पाए और ये कह पाए, हमारी चाहे आंख हो, चाहे लेंस हो माइक्रोस्कोप का, या कोई भी सिस्टम हो, जो डिटेक्शन सिस्टम है वो दो चीजों को दो बोल रहा है कि एक बोल रहा है, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। तो अगर हमारा सैंपल और वो फोटोग्राफिक फिल्म आपस में एक दूसरे से बहुत दूर है, तो ऐसा होगा कि वो चूंकि उसमें टाइम लग रहा है उसको डेवलप होने में, डिडक्शन में टाइम लग रहा है, तो हो सकता है वो दो चीजें आपस में मिल जाए, तो रेजोल्यूशन विल बी लॉस्ट। तीसरा क्या फैक्टर है? ग्रेन साइज एंड अमाउंट ऑफ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल साइज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पहले ही देख लिया हमने कि क्रिस्टल साइज छोटा होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी के लिए, जबकि फोटोग्राफी के लिए जो फिल्म यूज होती थी उसमें साइज बड़े होते रहे। ओके, द ग्रेन साइज शुड बी स्मॉलर सो दैट there is more availability of silver X crystals, और अगर साइज कम होगा तो नंबर में भी ज्यादा होंगे। Also, concentration of gelatin should be less in emulsion as compared to AgX crystals. तो gelatin अगर ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? क्यों? gelatin कम ज्यादा होगा और क्रिस्टल्स कम होंगे तो क्या होगा? तो मैम शायद वो पूरा कवर हो जाएगा तो फिर वो शायद नहीं स्ट्राइक दिखे। ही नहीं करेगा ना, ऐसा भी हो सकता है। रेडियो एक्टिविटी कहीं पे है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इतना बड़ा सा हमारा ये कोई चीज है और इसपे यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है, फिर यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है। अब इसके ऊपर अगर हमने कोई फोटोग्राफिक फिल्म रखी है, सॉरी एक मिनट, अगर ऐसे ये फिल्म इस पे लगी हुई है तो जब तक इस पॉइंट और इस पॉइंट के ठीक सामने सिल्वर का क्रिस्टल नहीं होगा तब तक वो उसको स्ट्राइक ही नहीं करेगा। हो सकता है कि इसके सामने नहीं है तो इधर उधर से निकल गया, वहां पे जिलेटिन को स्ट्राइक किया और जिलेटिन तो कोई डिटेक्शन देगा नहीं। तो इसलिए इस फोटोग्राफिक फिल्म में जो कि इसके ऊपर रखी जा रही है उसमें सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स बहुत पास पास होने चाहिए, तो इसलिए उनका साइज छोटा होना चाहिए और जो बैकग्राउंड है जिसपे वो चिपके हुए जिलेटिन में वो कम होना चाहिए। ठीक है? यस मैम, यस मैम। Okay, then thickness of emulsion. The emulsion thickness affects the efficiency of autoradiography with different emitters. For beta emitters, the thickness of the emulsion should be less than 0.5. It should be less. And then exposure time. Exposure time, again, आप दो चीजों को एक साथ जितने ज्यादा टाइम तक रखते हैं या जितना ज्यादा वो एफिशिएंट है, वो कितनी जल्दी या जितनी देर में फोटोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज कर रहे हैं उतना टाइम देना पड़ेगा। उससे कम दिया या उससे ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कम देंगे तो उतना अच्छा स्पॉट नहीं बनेगा और उसका डिटेक्शन प्रॉब्लम करेगा। Exposure time, and autoradiogram must be exposed for a sufficiently long time for proper exposure to view pattern of the track length. ठीक है, वो देखने के लिए भी हमें appropriate time देना पड़ेगा। Now applications काफी सारे हैं, उसमें से कुछ मैं बता रही हूँ आपको। To find and investigate various properties of DNA. DNA में आप बताएंगे कि
डीएनए के स्ट्रक्चर में किसको लेबल किया जा सकता है? डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? प्यूरीन, पिरिमिडीन, बेस, फिर उसमें राइबोज लगा है, डीऑक्सी राइबोज लगा है और फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसको कहाँ पे हम रेडियो एक्टिविटी लगाएं? रेडियो एक्टिव डीएनए लेना पड़ेगा ऑटो रेडियोग्राम बनाने के लिए। तो कहाँ पे लिया जाए? कौन सा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल आइसोटोप से डीएनए को टैग करें? टैग पॉलीमरेज। हाँ भाई, प्यूरीन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, उसमें एन भी है, डीऑक्सीराइबोज में OH है, फॉस्फेट में क्या क्या है? तो इनमें से कोई जितने नाम मैंने लिए उसमें से कोई रेडियो एक्टिविटी का आइसोटोप वहां पे ऐड कर सकते हैं, जो कि डीएनए की प्रॉपर्टी बताने के लिए या डीएनए की कोई भी एक्टिविटी बताने के लिए यूज किया जाए। आप लोग ये पढ़ भी चुके हो शुरू वाले, जो जब भी आप लोगों ने डीएनए पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह के समय में, या सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ने के लिए आपने डीएनए के बारे में, रेडियो एक्टिव डीएनए के बारे में पढ़ा था। तो कौन सा एटम रेडियो एक्टिविटी कंटेन कर रहा था उसमें, याद है? सबने अपने माइक बंद कर लिए, जवाब दो। हर्षा बताओ। याद नहीं है। फॉस्फोरस। Yes, ma'am. फॉस्फोरस 32 P32 लेबल कर देते हैं और उससे जो भी एक्सपेरिमेंट लगाते हैं फिर अल्टीमेटली डीएनए की प्रॉपर्टी वो बताता है। ठीक है? Then Yes, to ma'am. find the location and amount of a particular substance within a cell, including cell organelles, metabolites, etc. ठीक है? सेल के अंदर एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज कर सकते हैं, लिविंग ये प्लांट सेल्स वगैरह यूज करके, और सेल के अंदर उनके मेटाबोलाइट्स, कोई भी कंपाउंड से हमने उसको ट्रीट किया, उसका अपटेक कैसे हुआ, फिर अंदर उसकी सेल के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म चल रही है, वो कंपाउंड किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, और वो रेडियो एक्टिविटी एक के बाद एक किस कंपाउंड में इंसर्ट होती जा रही है, ये हम फॉलो कर सकते हैं। देन टिश्यू लोकलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। टिश्यू में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहाँ पे जाके रुक रहा है, कहाँ पे कौन सा, फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम है या ब्लड में कोई एंटीबॉडी है, उसको रेडियो एक्टिविटी से आप लेबल कर दीजिए, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो उसका पाथ क्या है, वो अल्टीमेटली किस एंटीजन से जाके जुड़ रहा है। आप लोगों ने लास्ट ईयर रिया पढ़ा था, रेडियो इम्यूनो डिफिजन पढ़ा था? नो मैम, इस बार है शायद। अच्छा सॉरी, इस बार इम्यूनोलॉजी इस बार है? यस मैम। यस मैम, इस बार इम्यूनोलॉजी नहीं, वैसे तो रिया और रिया, एलिसा सब होगा। ये सब मैम इस बार है। हाँ, तो रिया का आप एग्जांपल दे सकते हो इसमें। टिश्यू लोकलाइजेशन तो हिस्टोकेमिस्ट्री हुई, टिश्यू के आप स्लाइसेस बनाएंगे और उसमें लोकलाइज करेंगे, उसमें देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ है। इसी तरीके से जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि ये कहीं पे आपका वो सेक्शन पड़ा हुआ है, टिश्यू का सेक्शन आपने लिया, उसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पे एक्सपोजर हो रहा है। तो सेल के बारे में आपको, सेल और टिश्यू के बारे में पता चलेगा। एंड यू कैन फाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ टैग्ड ड्रग्स अगर टैग कर दी गई हैं तो वो कहाँ पे जाके बॉडी में किस रिसेप्टर पे, सेल के किस रिसेप्टर पे या किस टिश्यू, किस ऑर्गन के रिसेप्टर पे जाके वो ड्रग जुड़ रही है। दिस कैन बी फॉलोड बाय ऑटोरेडियोग्राफी and to locate the metabolic activity site in the cell.
ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रही है, किसी एक फॉर एग्जांपल सेल के अंदर। हाँ ग्लूकोज है तो वो किस किस डायरेक्शन में और कैसे जा रहा है वो आप देख सकते हैं। ये आप लोग और ढूंढना, और मैं भी आपको ये एक सेपरेट फोटोज भेजूंगी इनके बारे में, जो एप्लीकेशंस हैं वो मैं और आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, अब आपको ये दिखा रही हूँ। कुछ फोटोज दिखा रही हूँ, ये देखिए सैंपल है। Point number 1, the radioactive sample is covered with a photographic emulsion by several described methods. इसके बहुत से methods हैं, ठीक है, किसी न किसी तरीके से आप ये सैंपल है, सैंपल में रेडियो एक्टिविटी लगी हुई है, ठीक है, कवर विथ फोटोग्राफिक इमल्शन, ये सिल्वर हैलाइड है, देन इससे रेडिएशन निकलेंगे, देन रेडिएशन एक्टिवेट्स द क्लोजेस्ट सिल्वर आयन, इसीलिए जेलेटिन ज्यादा होगा तो वो पास वाले को नहीं, अगर उसको जिस भी डायरेक्शन में वो निकला अगर वहां हिट नहीं कर पाया और सिल्वर लाइट नहीं मिला तो वहां वाला सिग्नल आप मिस कर दोगे, ठीक है। देन रिड्यूस द एक्टिवेटेड सिल्वर टू सिल्वर मेटल, ये इस तरीके से स्पॉट्स मिलते हैं। वॉश, फिर आप जो एक्सेसिव सॉल्युबल सिल्वर है उसको आयंस जो हैं उनको वो वॉश हो जाएंगे, लेकिन मेटल जो है वो वहां पे रह जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी मेथडोलॉजी है, एक मेथड है, बहुत से मेथड्स हर टेक्निक में, या कहना चाहिए हर स्टेप में आपको बहुत सी वैरायटी मिलेगी कि इस स्टेप को ऐसे भी कर लो वैसे भी कर लो, ठीक है। ये इमल्शन जो दिख रहा है ये लिक्विड भी हो सकता है, फिल्म के फॉर्म में हो ऐसा जरूरी नहीं हम है। इस इमल्शन में सिल्वर हैलाइड है। हाँ ठीक है। सिल्वर हैलाइड है, ये आयंस लिखे हुए ना जो कि रिड्यूस होके मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रिडक्शन करने वाला क्या है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, अल्फा बीटा पार्टिकल है जो कि उसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक दो और है, प्रिपरेशन ऑफ फोटोग्राफिक इमल्शन, एक मेथड है ये। नंबर 1 ए मतलब ये वाला, a glass slide to which the sample is fixed is dipped into the molten emulsion. A layer adheres to the glass and solidifies at room temperature. अब ये आपने पूरा ये मोल्टन है, सॉफ्ट है, इसके बीकर में लेके इसमें इमर्स कर दिया और ये इस तरह की स्लाइड बन गई जिसके ऊपर ये है इमल्शन लगा हुआ है। नाउ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिल्म आपको दिख रहा है क्लियरली, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिल्म, इसमें जिलेटिन प्लस सिल्वर ब्रोमाइड है, जिलेटिन है और नीचे सबसे नीचे ग्लास प्लेट है। बी अच्छा बी में a commercially available film is cut and floated on water, flipped down and is allowed to spread. A glass slide is placed in water under spread film and is lifted out and kept for drying. ये इसमें सारा आपको दिख रहा है कि नहीं, या मैं दूसरी फिगर मैम भेजूं? क्लियरली तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना, ओके। अच्छा मैं ये फोटो फिर से भेज दूंगी क्लियरली खींच के। ओके देखिए और है कुछ क्या, टाइप्स ऑफ रेडियो, ऑटो रेडियोग्राम। ऊपर यहाँ पे आपको दिख सकता है ये ग्लास स्लाइड, सॉरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ऊपर रखा गया है और इमल्शन जो है नीचे है, ये ग्लास स्लाइड और इसके बीच में रखा हुआ है, देन अंडर रखा है,
बिटवीन रखा है, कहीं से भी आप एक्सपोज कर सकते हो। इस तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट को। ये एनर्जी ऑफ एमिटर्स, ये पढ़ लीजिए। देखिए 3 autoradiograms showing the use of different radioisotopes in DNA sequencing. The isotope with the highest energy leads to poorest resolution because the radiation spreads out further, making the DNA bands मैम appear दिख नहीं thicker. रहा है, हाँ, वो अटक गया है शायद। क्या मेरे में आपका, सही आ रहा है। आप लोगों को किसी को नहीं नहीं मतलब आप हाँ, मैम क्या मेरे को हुआ? दिख रहा है, सबको दिखा कि नहीं? मेरे मैम को आप आ नीचे रहा है। चले गए थे ना, तो ऊपर ही था, तो मेरी स्क्रीन उसमें नीचे नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख लो, अब दिख रहा है, पूरा क्लियर आ गया? यस मैम, वो यस पुअरेस्ट लाइन मैम। तक आया है, हाँ, पुअरेस्ट वाली लाइन पे आया है, लीड्स टू द पुअरेस्ट रिजोल्यूशन बिकॉज। 3 ऑटोरेडियोग्राफ्स दिख रहे हैं? यस यस मैम। मैम। और वो फिगर के बारे में जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो मैं इतना ही तो बता रही हूँ। 3 autoradiographs showing the use of different isotopes in DNA sequencing. The isotope with highest energy P32 leads to poorest resolution because the radiation spreads out further, making DNA bands appear thicker. Lowest energy radiation from S35 gives the best resolution. ये फर्क दिखाया है कि किससे सबसे अच्छा ऑटोरेडियोग्राफ आ रहा है अगर डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। दिस इज वन एक्सपेरिमेंट, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि P32 से नहीं कर सकते। उसके लिए जो भी कंडीशंस होती है, लेस टाइम का एक्सपोजर दीजिए तो उसमें भी बेटर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे, ये एक वर्कर ने अपना रिजल्ट आपसे शेयर किया है, ठीक है। अब बताओ, ये कंप्लीट हो गया है। इसके थोड़े डिटेल्स मैं आपको वैसे ही व्हाट्सएप कर दूंगी। जो डिटेल्स आपको ये एप्लीकेशंस में बताने हैं, या मुझे 1-2 फिगर्स और अच्छी मिलेंगी तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। अब इतने पूरे में आपको सब समझ में आ गया है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?